प्रयागराज में संगम की रेती पर अध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा संसार बस चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकोत्सव में सनातन संस्कृति और विरासत का पवित्र रंग भरा है। विरासत में मिली संस्कृतियां दूसरी लोक संस्कृतियों के साथ मिलकर आस्था की मस्ती में बिखर रही हैं। संगम के तट पर सब के सब बहुरंगी लोक रंग में झूम रहे हैं। बस चंद घंटों के बाद शताब्दियों से चली आ रही उस धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के पहले पड़ाव का शुभारंभ होगा, जिसे दुनिया महाकुंभ के नाम से जानती है। खबरों के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े महोत्सव में, विश्व के सबसे बड़े मानवीय समागम में करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। सवाल यही है कि सनातनी श्रद्धालुओं के महासैलाब को संभालने के लिए प्रयागराज में क्या इंतजाम है। करीब 40 करोड़ लोगों के रहने, खाने और दूसरी मूलभूत सुविधाओं की सुखद और संतोषजनक व्यवस्थाएं करना क्या मुमकिन भी है। यह सवाल इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि जिस यूपी में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसकी कुल जनसंख्या करीब 25 करोड़ है, जबकि अकेले प्रयागराज में ही करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसलिए 144 सालों के बाद लगने वाले इस महाकुंभ को सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट कहा जा रहा है। वृहत्ता का आकलन इसी से कीजिए कि इसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पाकिस्तान की आबादी की दोगुनी और दुनिया की कुल आबादी की 5% से ज्यादा है। करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। लोगों को वहां पर उत्तर प्रदेश को जानने, भारत को जानने, भारत की आध्यात्मिक विरासत को संतों के माध्यम से, उनके शिविर के माध्यम से, उनके अखाड़ों के माध्यम से जानने और देखने का अवसर प्राप्त होगा। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो पहली बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। योगी सरकार ने इस महाकुंभ को अद्भुत, अप्रतिम और अलौकिक बनाने के लिए सब कुछ झोंक दिया। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इस बार जमीन पिछली बार के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा है। तो महाकुंभ के लिए बसाई गई टेंट सिटी में सुविधाएं भी न भूतो न भविष्यति वाली है। 4000 हेक्टेयर के मेले क्षेत्र को 25 सेक्टर में बांटा गया है। तीर्थ यात्रियों के आराम के लिए पूरा मेला क्षेत्र में 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को शुद्ध पानी सप्लाई के लिए 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। मेला क्षेत्र के 40 वर्ग किलोमीटर को ऐसा चमकाया गया है कि अध्यात्म का ये संसार पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ये प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र का अरेल इलाका है, अरेल घाट है। देखिए वीआईपी घाट इसे बनाया गया है और यहाँ पर आप व्यवस्थाएं देखिए। देखिए ये जो लाल बलुई पत्थर हैं, इससे पूरा इस घाट को सीढ़ीनुमा बनाया गया है। यहाँ पर बीच में इस तरह के छोटे ये प्लेटफॉर्म भी दिए गए हैं ताकि लोग यहाँ विश्राम कर सकें, बैठ सकें। आगे अगर आप देखेंगे तो एक गेट भी बनाया गया है, जहां से आप सीधे स्नान की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहां पर एक गेट बनाया गया है, जहां बीच में आपको विष्णु भगवान नजर आएंगे द्वार के बीच में। और पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो उस छोर पर अगर आप जाएंगे तो वो छोर संगम नोज उस साइड कहलाता है। तो संगम नोज और अरेल घाट के बीच में ही गंगा मां और यमुना मां का मिलन होता है और यहीं पर संगम वो पवित्र जगह होती है जहां पर स्नान करने से महाकुंभ के दौरान, मकर संक्रांति के दौरान मोक्ष की अनुभूति होती है। महाकुंभ सदियों से हमारी आस्था की उस गौरवशाली यात्रा का पड़ाव रहा है, जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मितक हैं, अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं और शामिल हैं हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं। इसीलिए तो 12 बरस के बाद आने वाले अपने हर पड़ाव पर कुंभ की ये यात्रा लोकोत्सव में बदल जाती है। और इस बार तो 144 सालों के बाद अमृत स्नान का दुर्लभ संयोग बन रहा है, वो भी लगातार 2 दिन। महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा।
वहीं दूसरे दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर भी अमृत स्नान है, जिसमें पुण्य फल की प्राप्ति के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सोमवार को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही मेला क्षेत्र में कल्पवास शुरू हो जाएगा। कुंभ शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता का एहसास अभी से होने लगा है। महाकुंभ की शान कहे जाने वाले अखाड़ों में साधु संतों की आमद हो चुकी है और इसके साथ ही जो कल्पवासी हैं उनके भी आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। देखिए, इस वक्त हम कच्छप द्वार के पास मौजूद हैं और कल्पवासियों का जो रेला है वो अब चल पड़ा है। देश के कोने कोने से जो कल्पवासी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिर पर गठरी है और झूमते नाचे जो लोगों का जो हुजूम है वो संगम नगरी की ओर चल पड़ा है। तस्वीरें देखिए कि इस वक्त पूरा जो संगम क्षेत्र है वो कल्पवासियों के साथ साथ जो साधु संत हैं, जो बड़े अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग कोने से जो लोग आ रहे हैं उनसे पूरा पटा हुआ है। और न सिर्फ संगम क्षेत्र बल्कि संगम क्षेत्र से लेकर प्रयागराज जंक्शन तक कुछ इसी तरीके की जो भीड़ है वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। तो माना ये जा रहा है कि कल जब स्नान शुरू होगा, यानी पौष पूर्णिमा का जो स्नान कल से शुरुआत उसकी हो रही है, तो लगभग 1 करोड़ जो लोग होंगे वो इस दौरान संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। प्रयागराज स्टेशन से लेकर और यहाँ तक यानी संगम क्षेत्र तक, संगम रोड तक कुछ जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त की गई हैं। चप्पे चप्पे पर जो अत्याधुनिक असलहों से जो तैनात जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे इन श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। वक्त कुछ ही घंटे का बचा है। ऐसे में प्रयागराज में इस वक्त खुशियों का कुंभ फूट रहा है। कल्पवासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। ये रेला संगम क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। प्रयागराज का कोना कोना श्रद्धालुओं से पटा है। सिर पर गठरी और झूमते नाचते श्रद्धालु महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखकर अभिभूत हैं। योगी सरकार के इंतजामों से बेहद खुश हैं। तैयारी बहुत अच्छी है, मतलब अनबिलीवेबल। हाँ। योगी जी ने जो कोशिश की है कैसा लगा वो धरातल पर अब आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। हाँ, मन खुश हो गया। घूमने आए, एंजॉय कर रहे हैं। नेपाल से स्नान करने के लिए कल्पवास भी करेंगे? हाँ, करूँगा। तो यहाँ पे जब आए तो तैयारी देख के कैसा लगा? क्योंकि योगी जी बहुत अच्छा है। सभी मैनेजमेंट अच्छा किया है। मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, साफ सफाई तो बहुत बढ़िया है और योगी जी को साधु धन्यवाद। बहुत अच्छी है, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है और सिक्योरिटी वगैरह, और सबका इतना हेल्पफुल नेचर है, जिससे कुछ भी पूछ रहे हैं बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली यूपी सरकार ने। योगी जी की ओर से तमाम कोशिशें की गई हैं इस महाकुंभ को दिव्यता और भव्यता देने की। हाँ, बिल्कुल वो दिख रहा है और वो आगे ऐसे और भी प्रयास करते रहेंगे। सोमवार को महाकुंभ का पहला स्नान है, लेकिन स्नान पर्व शुरू होने से पहले ही लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। शासन प्रशासन के अनुमान के मुताबिक सभी प्रमुख स्नान पर्वों पर करीब 2 करोड़ श्रद्धालु संगम पर आएंगे। सोमवार, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर भी 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जबकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जबकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 5 से 6 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। मकर संक्रांति के दिन सुबह 6:15 पर यह स्नान शुरू होगा। किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए हर अखाड़े को अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े से जुड़े 7 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। इसके बाद बैरागी और फिर उदासीन अखाड़े स्नान करेंगे। सबसे पहले आपने निर्माणी अखाड़ा देखा होगा, किनारे से शुरुआत होती है। सबसे पहले निर्माणी अखाड़ा, उसके साथ अटल अखाड़ा, और हमारा जो अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, और हमारे साथ सहयोगी अखाड़ा जो है आनंद अखाड़ा है, जोना अखाड़ा, उनके 2 सहयोगी अखाड़े हैं, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। ये क्रम है, मतलब इस अमृत स्नान का क्रम बता रहे हैं। हाँ, सबसे पहले महानिर्माणी अखाड़े का स्नान होगा, जो 6:05 पे इनको वहाँ संगम पे पहुँचना है।
और जब ये स्नान करके निकलेंगे तो हमारा जो अखाड़ा है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा और हमारा आगे पीछे का क्रम रहता है। आगे महानिर्माण्य खड़ा रहेगा, पीछे हम रहेंगे और उसके पीछे जूना अखाड़ा रहेगा। तो ये शाम तक हमारा क्रम चलता रहेगा और जो सन्यासी अखाड़ों के स्नान के बाद जो हमारे बैरागी अखाड़े हैं उनका स्नान होगा और उसके बाद हमारे उदासी अखाड़ों का स्नान होगा। मतलब ये प्रक्रिया आपको शाम तक यहाँ आपको दिखाई देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को पहले के सभी कुंभों से अधिक दिव्य और भव्य बनाना चाहते हैं। इसी के तहत देश दुनिया से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ में 30 पौराणिक तोरण द्वार बनाए गए हैं जो प्रयागराज को किसी देवलोक जैसा दर्शा रहे हैं। न सिर्फ संगम क्षेत्र बल्कि प्रयागराज की सरहद में आने वाले जो लोग हैं, प्रयागराज की सरहद में जब लोग प्रवेश करेंगे तो उनके लिए भी कुल 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के अलावा जो नीलकंठ द्वार है उसके अंदर से होते हुए लोग महाकुंभ में आएंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि जिस दिव्यता, भव्यता और नव्यता के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है उसका एहसास महाकुंभ क्षेत्र में हो। क्योंकि अभी तक महाकुंभ का मतलब होता था कि सिर्फ संगम में स्नान, लेकिन योगी सरकार ने इस बार अपने आध्यात्मिक विजन से कहीं न कहीं इस महाकुंभ को और दिव्य और भव्य बना दिया है। अहमदाबाद से आए हैं। हम अहमदाबाद से आए हैं। जब आप इन संगम में आए होंगे, महाकुंभ में आए होंगे, जब इस तरीके के जो प्रवेश द्वार बनाए गए उनको देखने के बाद क्या एहसास होता है? एक दिव्य अनुभूति होती है और यंग जनरेशन के ये सब पता नहीं होता इसके बारे में, तो इसके बारे में जानने के लिए यहाँ आना चाहिए यंग जनरेशन को और ये सब जानना चाहिए, ये अनुभूति करनी चाहिए। इनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ तो साक्षात दिखाई भी पड़ रहा है। यहाँ पे तो ये दिव्य द्वार ही सनातन का एक बड़ा पर्व दिखाता है और ये पर्व है बड़ा, ये दिव्य गंगा, यमुना, सरस्वती के लिए जो संगम है पूरा, वो सब लोगों को आना चाहिए, यंगस्टर को भी आना चाहिए। और ये कुंभ मेला बहुत एक गर्व की बात है। महाकुंभ को सफल और यादगार बनाने के लिए सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग योगी खुद कर रहे हैं। मामला 45 से 50 करोड़ तक श्रद्धालुओं के आने का है, लिहाजा एक एक चीज पर होमवर्क किया जा रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज में 80 ठहराव स्थल बनाए गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तीर्थराज प्रयाग पूरी तरह से तैयार है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले 2 स्नान पर्व पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कराने की बात कही। इस महाकुंभ को वो भव्यता दी जा रही है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। 1000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा आयोजन होने जा रहा है। कल रात्रि की सूचना है 35 लाख श्रद्धालु कल रात्रि तक पहुंच चुके थे प्रयागराज में। रात्रि भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कल 25 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। आज मेरा अनुमान है कि संख्या 35 लाख तक पहुंच गई होगी। ये अद्भुत उत्साह एक कल से प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आप सबको महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा। महाकुंभ अपने आप में वो विराट आयोजन है जिसमें देशों की दूरियां मिट जाती हैं, दिलों की दूरियां मिट जाती हैं। कुंभ में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का भेद मिट जाता है और यही बात कुंभ को वैश्विक बनाती है। लेकिन इस महाकुंभ का दुखद पहलू ये है कि इस लोकोत्सव से पहले ही देश में इस पर सियासत हो रही है। महाकुंभ के आगाज से पहले एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एकता का संदेश दे रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी महाकुंभ पर सवाल उठा रही है। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब महाकुंभ के नाम पर सियासत की जा रही है। इससे पहले अखिलेश ने व्यवस्थाओं पर और फिर निमंत्रण को लेकर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी विधायक ओपी सिंह ने तो कुंभ में स्नान को लेकर विवादित टिप्पणी भी की थी। तो वहीं कुछ मौलानाओं ने वक्फ की जमीन में कुंभ होने की बात कहकर विवाद बढ़ाने का काम किया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जिस तरह से योगी महाकुंभ के आयोजन में मनोयोग से लगे हुए हैं, ये तय है कि 21वीं सदी के 25वें वर्ष का ये महाकुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति और तकनीक के बीच की जुगलबंदी को नए आयाम देगा। हमारी ये सदियों पुरानी सांस्कृतिक यात्रा एक नई आभा के साथ अगले पड़ाव की ओर बढ़ चलेगी। प्रयागराज से मनीष और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।
संगम तट पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहां इंतजाम को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर राकेश पांडे की रिपोर्ट में। हमारी मौजूदगी है प्रयागराज में, संगम के किनारे त्रिवेणी घाट पर, और आप ये देखिए गंगा जी और तीनों नदियों का संगम गंगा यमुना सरस्वती अपने निर्मल प्रवाह में, और शुरुआत हो रही है महाकुंभ के पर्व की। 13 तारीख पौष पूर्णिमा का स्नान, उसके बाद 14 तारीख यानी मकर संक्रांति का स्नान, और आप देखिए संगम घाट कितने पवित्रमय तरीके से तैयार है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर सुरक्षा में जवानों की भी तैनाती है, जल पुलिस की भी तैनाती है। लेकिन आप भीड़ भी देखिए, लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी यहाँ से अब शुरू हो गई है। लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में, और जीवन में एक बड़ा मौका होता है जब महाकुंभ में हिंदुओं का समागम होता है और आस्था की डुबकी लगाई जाती है। कैसी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए। राजस्थान से, झारखंड से, राजस्थान, सवाई माधोपुर, जिला हरियाणा से, हाँ, ओडिशा से, कटक से, हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद। हैदराबाद। आप कहाँ से आए भाई? तेलंगाना, हैदराबाद। आप कहाँ से आए? झारखंड, गिरिडीह। झारखंड से। अब आप लोग एक बात बताइए कि महाकुंभ में आप लोग हैं, इधर आ जाइए, उधर नहीं आ पाएंगे, इधर पीछे आ जाइए तो मैं आप लोगों से बातचीत कर लूंगा। यहाँ पर आप लोग प्रयागराज में हैं, कैसी व्यवस्था लग रही है आप लोगों को? एक नंबर लग रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है। आपको भाई? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 12 साल बाद ये पड़ रहा है, मुझे बहुत खुशी है। मैं सोच रहा था कि कब आऊं, ये कुंभ मेला कितना तारीख लगेगा। मैं पहले 3 महीना से टिकट काट के रखा था उड़ीसा से, कटक। व्यवस्था पहले बताइए कैसी लग रही है? व्यवस्था बहुत अच्छा है। व्यवस्था कैसी? हर तरह की व्यवस्था परिपूर्ण है। और कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया या सुविधाएं, या फिर चूंकि कई बार जो है यूपी में खासतौर पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है, उतनी व्यवस्था बढ़िया नहीं हो पाई। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए सबसे पहले। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये यहाँ पर जो संगम का जल है, क्या नहाने योग्य आप लोगों को लग रहा है? साफ सफाई बहुत सुंदर है। आज से कई पहले पे हम जो देखे हैं और अभी जो देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। ये तो आप गलत बोल रहे हैं सर कि नहाने योग्य। मैंने आके आचमन सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हमारा तो काम है सवाल पूछना भाई। विधर्मी लोग जो है नहीं पीने लायक है, यहाँ पर हम लोग इस जल का आचमन कर रहे हैं। आचमन किया जा रहा है, आचमन करने लायक है तो पीने का क्या सवाल? कैसा बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, कौन कौन यहाँ रुका है भाई? कोई रुका है यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में? यहीं रुके हैं। हाँ, यहीं रुके हैं, सब रुके हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, और हम लोग रात यहीं स्टे करने वाले हैं। बाबा धाम से आए हुए वहाँ से अच्छा यहाँ पे लग रहा है। योगीनाथ के, आदित्यनाथ योगी के बहुत सारे प्रोग्रामों को देखा गया है, जिसमें से सबसे अच्छा यही महाकुंभ का मेला लग रहा है। महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं 2025 की सबसे बड़ी धर्म संसद की। संगम तट के किनारे सनातनियों की धर्म संसद लगने वाली है। इसमें फैसला लिया जाएगा कि सनातन बोर्ड का एजेंडा क्या रहेगा और वक्फ बोर्ड का विरोध किस तरह से करना है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस धर्म संसद का हिस्सा बनेंगे? ये चर्चा भी जोरों पर होने लगी है। आखिर क्यों दुनिया भर के लिए कौतूहल बने महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद पर हर किसी की नजर है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सनातन के सबसे बड़े संगम में 13 जनवरी के बाद 27 जनवरी का भी बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ये वो तारीख है जब प्रयागराज के महाकुंभ में धर्माचार्य जुटेंगे और लगेगी सबसे बड़ी धर्म संसद। हिंदू धर्म का संरक्षण कैसे हो, विस्तार किस तरह हो, विचारों की व्यापकता किस तरह होगी, इन सब पर मंथन किया जाएगा। ये पहला मौका होगा जब प्रयागराज के किसी महाकुंभ में धर्म ध्वजा के वाहक धर्म संसद के जरिए वैचारिक बहस करेंगे। महाकुंभ जहां पर अमृत बरसता है, जहां पर देश और दुनिया से लोग निर्मल होने के लिए गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, उसी महाकुंभ से सनातन धर्म के लिए एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। 27 जनवरी को महाकुंभ में एक बड़ी धर्म संसद होने जा रही है। हालांकि अभी धर्म संसद का तारीख जरूर तय हो गई है, लेकिन महाकुंभ में क्या ये निरंजनी अखाड़े के जो कैंप है वहां पर धर्म संसद होगी या फिर कहीं और होगी, वो स्थान कल के बाद अखाड़ा परिषद के लोग मिलकर तय कर लेंगे। धर्म संसद में 13 अखाड़ों के प्रमुख होंगे, शंकराचार्य होंगे, धर्म पुरोधा होंगे और फिर सनातन की समृद्धि के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जोर सनातन बोर्ड के गठन पर होगा।
मथुरा, काशी और संबल जैसे धार्मिक स्थलों को मुक्त कराने का मुद्दा उठेगा। बांग्लादेश और दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को उठाया जाएगा। देवी देवताओं के अपमान और मंदिरों के प्रसाद में मिलावट से निपटने का रास्ता निकाला जाएगा। वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक अधिकारों से मुक्ति पर विचार किया जाएगा। लव जिहाद और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कठोर कार्रवाई करने का प्रस्ताव होगा। हिंदू बहुल इलाकों को अल्पसंख्यक होने से कैसे बचाया जाए, इस पर बातचीत होगी। देश की संसद में सनातनी धर्माचार्यों के लिए 50 सीटें आरक्षित की जाएं, इसे भी एजेंडा बनाया जाएगा। एक तरह से कहें तो सनातनी चेतना को जनमानस में जगाने के लिए धर्म से जुड़े मुद्दों को वरीयता दी जाएगी। वो लोगों को सब कुछ मिलता है, उन्हें वक्फ बोर्ड मिलता है, उन्हें वो अधिकार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो लड़ते हैं, वो रोते हैं उस चीज के लिए। वो कहते हैं सरकार से हमें कोई अधिकार आजादी के बाद से भी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम रोते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं। हम लोग कहते हैं हमें जो मिल गया वो ठीक है। नहीं, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा, एकत्रित होना होगा। हमें हमारे मंदिर बचाने होंगे, हमें गौ माता बचानी होगी, हमें हमारी संस्कृति बचानी होगी। विदेश से नहीं आएंगे लोग बचाने। सनातन धर्म का धर्मांतरण जो नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग चारों तरफ हमारी निगाहें हैं। और एक हमारे अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है, अगर कोई घर वापसी आता स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं, किसी पर वो नहीं, क्योंकि आज से अगर 500 साल पहले देखा जाए तो कोई धर्म के लोग हों, सारे हिंदू थे, सारे सनातनी। धर्म संसद वो मंच जहां साधु संत अपने सुझाव देते हैं। धर्म से जुड़े विषयों पर गंभीरता से चर्चा होती है। सनातन विरोधी तत्वों से निपटने का फॉर्मूला खोजा जाता है। पिछली बार धर्म संसद का आयोजन 16 नवंबर को दिल्ली में हुआ था, जिसमें सनातन धर्म के 60 से ज्यादा बड़े धर्माचार्य जुटे थे। इस दौरान जो एजेंडे थे, उन पर सभी अखाड़ों की 20 जनवरी तक राय मांगी गई थी। राजनीतिक पार्टियों से भी उन मुद्दों पर सहयोग मांगा गया था। अब 27 जनवरी की धर्म संसद में जो निष्कर्ष निकलेगा, उसे प्रस्ताव के तौर पर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। धर्म गुरुओं को उम्मीद है कि जिस तरह यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार सनातन को सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचाने के लिए जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखा रही है, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। धर्म संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी न्योता भेजा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मठ के महंत हैं और धर्म संसद के धर्माचार्यों की कोशिश ये है कि उसमें हर मठ, हर मंदिर के महंत भाग लें ताकि उनकी राय भी इसमें ली जा सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर इस धर्म संसद में मौजूदगी रहती है तो इसके मायने और बढ़ जाएंगे और सनातन बोर्ड से संबंधित अगर प्रस्ताव पास होता है तो फिर उसे संवैधानिक दर्जा, उत्तर प्रदेश में कानूनी दर्जा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। वर्ल्ड कप की भूमि है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन देखो ये सब भगवान शिव ने सब ये सृष्टि बनाते समय, ब्रह्मदेव ने जो सृष्टि बनाई उस समय सब हिंदू का रास्ता, जब से लेके आज तक जब कोई भी नहीं था, जब से वो यही हमारा है और ये हिंदू सनातन धर्म का ये है। धर्म संसद में सनातन के मनीषियों का जुटान होगा, लेकिन नजरें हिंदुस्तान के मौलाना मौलवियों की भी टिकी होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जितनी मनमानियां बड़ी हैं, उसी की काट निकालने के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। पिछली बार भी मौलाना जमात को धर्म संसद से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, तमाम तरह की बयानबाजियां हुई थी। इस बार वो वक्फ के हिमायतियों की टेंशन कई गुना बढ़ने वाली है। इसके पीछे की एक वजह महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की एंट्री कराने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी भी है। उसको अपोज कैसे किया जा सकता है, एक सवाल था। मैं किसी से मिलने का कुछ इच्छुक नहीं हूं, लेकिन विरोधी भी नहीं हूं। पता नहीं, मुझे मुसलमानों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद करूं। वही सवाल आप बार बार घूम फिर के कर रही हैं, तो मेरा तो बिल्कुल साफ है इसमें कि मुसलमानों का मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज, उससे ज्यादा जरूरी है देश का मुद्दा। देश कहां खड़ा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरह ले जाया जा रहा है, उसको इस पर बहस होनी चाहिए। और सब पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर काम करनी चाहिए कि नफरत नहीं पैदा होने देंगे और उसको मिनिमाइज करेंगे, जो पोजीशन जो बनाया जा रहा है माहौल।
ये संगम का क्षेत्र है, मियाँ जी की भूमि यहाँ कहाँ से आई? अरे भाई आपका बहुत ज्यादा हो गया। और मैं कहना चाहूंगा हम भी बहुत जल्दी सनातन बोर्ड का गठन करेंगे। ये जो भूमियों पे कब्जा आपने किया है ये आपको हमें देनी पड़ेगी, आपको नहीं छोड़ेंगे। आप अकेले अकेले खाएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए एक है, अधिकार सबका बराबर है। और मैं समझता हूँ हमारा सनातन बोर्ड का गठन होने के बाद आपकी के पास जो भूमि है वो आपको हमें सौंपनी पड़ेगी। धर्म संसद से निकलने वाले प्रस्ताव न सिर्फ साधु संत बल्कि आम जनमानस पर बड़ा असर करते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं जिनका रास्ता धर्म संसद के जरिए दिखाने की कोशिश होती है। साल 1984 के धर्म संसद की तस्वीरें देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन कराया तो यहीं पर राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव रखी गई और फिर इसी आंदोलन का नतीजा आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के तौर पर दिखता है। 1893 में शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का दिया गया भाषण आज भी अविस्मरणीय माना जाता है। भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है। महाकुंभ में लगने वाली धर्म संसद में सनातनियों के एकजुट होने का आह्वान किया गया है, उद्घोष किया जा रहा है सनातन को संरक्षित करने का। हालांकि सवाल है कि क्या धर्म संसद से निकलने वाले प्रस्तावों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा? अगर हाँ, तो फिर कितना वक्त इसमें लग सकता है? सनातन बोर्ड को लेकर भले ही हिंदू धर्मावलंबी मुखर हो रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार की तरफ से इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। किसी भी तरह की बातचीत धर्म गुरुओं से सनातन बोर्ड के गठन पर औपचारिक रूप से नहीं हुई है। धर्म संसद से भी सरकार ने दूरी बना रखी है। यह अलग बात है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और जल्दी इसमें बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। धर्म संसद के किसी भी प्रस्ताव पर पहले साधु संत आपस में मंथन करते हैं, फिर उसके प्रारूप को लेकर अलग अलग बैठकें की जाती है। जनमानस को जोड़ने के लिए यात्राओं और सभाओं के जरिए मुद्दा बनाया जाता है।